Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the important class of the vertebrate, that is the reptilia. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसे बेसिकली 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं? पहला सब फाइलम था हमारा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम था सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा सब फाइलम था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये था कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड हो जाती है और हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में मॉडिफाइड हो जाती है। अब इसके बाद हमने वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ बोन, अक्रेनिएटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स, ग्नेथोस्टोमेटा जो था उसमें जॉ प्रेजेंट होता था और ग्नेथोस्टोमेटा को हमने बेसिकली 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास जो टेट्रापोडा होते हैं उनमें लोकोमोशन 2 पेयर ऑफ लिम्ब से होता है और इस टेट्रापोडा के अंदर हमने क्लास एम्फीबिया को डिस्कस कर लिया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि रेप्टिलिया का जो ओरिजिन है वो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था। पैलेयोलिथिक करके हमारी अर्थ पे एक इरा आया था, उस इरा का एक पीरियड था जिसे हम कार्बोनिफेरस पीरियड के नाम से जानते हैं। उस पीरियड में रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था और उस जमाने में जो फर्स्ट रेप्टाइल्स था जिससे कि अदर रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ था उसे हम कोटिलोसॉरस के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये कोटिलोसॉरस का डायग्राम है। तो कोटिलोसॉरस वो पहला रेप्टाइल था जिससे हमारे डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड हुए। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम स्टेम रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसके मेन स्टेम से जो है डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस क्रिएट होंगी, उसी तरह से ये स्टेम रेप्टाइल है, मतलब इससे दुनिया भर के जो रेप्टाइल्स हैं वो सब इसी से क्रिएट हुए हैं। अब इसके बाद ये जुरासिक पीरियड हमारा जो मीसोजोइक एरा है इसे हम एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं और स्पेशली इसका जो जुरासिक पीरियड है इसे हम गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखिए हमारी अर्थ पर जहां देखो वहां एनिमल्स के फॉर्म में, डोमिनेंट एनिमल के फॉर्म में हमें केवल रेप्टाइल्स ही दिखते थे। उस जमाने में बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे जिन्हें कि हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। प्लांट किंगडम को भी देखें तो उस जमाने में हम देखते हैं कि उस जमाने में हमारे जो नेकेड सीड जो प्लांट हैं जिन्हें कि हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। आप देखिए आपके सामने जो है रिकंस्ट्रक्टेड डायग्राम में आप देखेंगे कि आप देखिए साइकस, पाइनस जैसे प्लांट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जुरासिक एज है इसे हम गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से जुरासिक पीरियड इसे हम गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। अभी जुरासिक पीरियड कहाँ देखने को मिलता है? ये पीरियड देखने को मिलता है आपको मीसोजोइक एरा के अंदर। तो कई बार हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मीसोजोइक एरा इज रिगार्डेड द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो मीसोजोइक एरा को हम गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो मीसोजोइक एरा को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। अब बायोलॉजी की एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसमें कि हम किसका स्टडी करते हैं? इन रेप्टाइल्स का स्टडी करते हैं। तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम जो है हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हर्पेटोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स। ओके, इट बिकम क्लियर। बट
इसके साथ साथ आप एक बात और याद रखिए, देखिए वाटर में से निकलकर लैंड पे आने वाले सबसे पहले एनिमल हमारे थे कौन से? एम्फीबियंस। पर एम्फीबियंस में एक ड्रॉबैक था, तो लैंड पे तो वो आ गए, पहली बार आ गए, पर सक्सेसफुल जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो उसे सरवाइव नहीं कर पाए। वाई? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड थे। बिना वाटर के हमारे एम्फीबियंस रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन वो हमेशा वाटर के ऊपर ही करते हैं। तो ऑल एम्फीबियंस रिप्रोड्यूस इन वाटर एंड नो एनी एम्फीबियन दैट कैनॉट रिप्रोड्यूस विदाउट वाटर। कोई भी एम्फीबियन ऐसा नहीं है जो कि बिना वाटर के रिप्रोडक्शन कर सके। तो कहीं ना कहीं उनको वाटर सोर्स की आवश्यकता तो है, पर हमारे रेप्टाइल्स को वाटर की आवश्यकता नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये जो है बहुत अच्छे तरीके से कम पानी के जो है वाले जो लैंड सोर्स है उसमें भी अपनी लाइफ अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट सक्सेसफुल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल माना जाता है वो हम रेप्टाइल्स को मानते हैं। अब इसके बाद हम देखें कि फर्स्ट रेप्टाइल्स मतलब जिससे दुनिया भर के रेप्टाइल्स ओरिजिनेट हुए हैं वो कौन है? वो है हमारा कॉटिलोसॉरस। कॉटिलोसॉरस जो है इट इज फर्स्ट स्टेम रेप्टाइल्स जिससे कि दुनिया भर के हमारे रेप्टाइल्स क्रिएट हुए हैं। अब इनका जो नाम जो रेप्टाइल्स दिया गया है वो इनकी क्रीपिंग या जो है इनकी क्राउलिंग हैबिट्स के बेस पे दिया गया है। मतलब जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सब क्रीप करते हुए रेंगते हुए जो है लोकोमोशन करते हैं, इसलिए इन रेप्टाइल्स को हम रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। तो रेप्टाइल्स एक्चुअली लैटिन वर्ड जो है रेप्टेरिस से बना है जिसका मतलब होता है टू क्रीप, मींस द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इट बिकम क्लियर? मतलब आप देखिए जितने भी एनिमल जब चलेंगे तो हमको ऐसा लगेगा जैसे कि ये रेंग रहे हैं, क्रीप कर रहे हैं एनिमल, इसलिए इसे हमने क्या बोला है? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल नाम क्यों रखा गया है ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए ये जैसे मान लो सपोज दैट हमारा लिजार्ड है, जब ये चलता है तो ऐसा लगता है ना जैसे कि रेंग रहा है। अब देखिए वो बिल्कुल एकदम वेव टाइप की मूवमेंट करता हुआ चलता नजर आता है। हम देखो टर्टल को देखिए जब वे चलते हैं तो कम से कम उनका जो आप देखेंगे उनका ये वेंट्रल पोर्शन सॉइल को टच करते हुए जाता है, मतलब एक तरह से रेंगते हुए नजर आते हैं, हमको क्रीप करते हुए नजर आते हैं। उसी तरह से आप क्रोकोडाइल को देखिए तो वो भी चलेगा तो उसी तरह से मूव करेगा, दिखाई देगा। स्नेक तो आप जानते हो वो इसी तरह से मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इट बिकम क्लियर? तो इनका नाम रेप्टाइल क्यों पड़ा ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया ना। इसके बाद अब हम जरा इसकी बॉडी को देखें, तो हम इसकी बॉडी को देखें तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो स्किन है वो ड्राई होता है। स्किन इसका ड्राई है, मतलब कि देखिए यदि स्किन पे कोई ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगी या कोई जो है स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगी या बॉडी पे स्किन पे यदि कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ये नजर पर हम ऐसे बोले कि किसी एनिमल की स्किन ग्लैंडुलर है तो हम बोलेंगे कि भाई उसकी स्किन मॉइस्ट है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ग्लैंडुलर स्किन में तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन तो करेगी, पर इनकी स्किन पे कोई ग्लैंड ही देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए इनकी स्किन कैसी हो गई स्टूडेंट्स? ड्राई हो गई और कॉर्निफाइड स्किन है। मतलब आप देखेंगे कि आपको छोटे छोटे दुनिया भर के हार्ड स्ट्रक्चर, ढेर सारे हार्ड स्ट्रक्चर इनकी स्किन के ऊपर दिखाई देंगे। वो क्या होते हैं? वो होते हैं एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स। हमने ये देखा था कि सुपर क्लास स्पाइसेस में जो हमें स्केल देखने को मिल रहे थे वो स्केल डर्मिस से बने हुए थे, और इस रेप्टिलिया में हमें जो स्केल देखने को मिल रहे हैं वो एपिडर्मिस से बने हुए स्केल हैं। देखो हमारी स्किन में दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस और अंदर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं? डर्मिस। हमारी स्किन में भी देखिए ना, हमारी स्किन में आप देखेंगे कि हमारा जो कलर वाला पोर्शन है वो क्या है? सबसे ऊपर वाला कलर वाला पोर्शन है वो एपिडर्मिस है। उसके नीचे व्हाइट कलर का स्किन में क्या होता है? डर्मिस होता है। कई बार आपने देखा कोई स्क्रैच वगैरह लग जाता है आपको हाथ में तो अंदर से व्हाइट कलर की स्किन निकल आती है, वो क्या है? डर्मिस। और जो कलर स्किन वाला पोर्शन है ना तो वो क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है ना। तो आप यहां पर भी देखिए
तो यहाँ पर जो इन रेप्टाइल्स में आपको जो स्केल बने हुए दिख रहे हैं, आप देखो इसकी बॉडी पे दुनिया भर के देखो कितने मोटे मोटे स्केल दिख रहे हैं इसकी बॉडी पर, और इसी स्केल की वजह से इसकी बॉडी को मजबूती मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। बड़े बड़े मजबूत जो है दांत वाले एनिमल भी इनकी बॉडी को नहीं खा सकते, इसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही मोटे स्केल से मिलकर बनी होती है। टॉर्टोइस में देखो, टॉर्टोइस में हम क्या देखते हैं कि इसका ये डोर्सल पोर्शन, तो डोर्सल पोर्शन के जितने भी स्केल होते हैं सब मिलके जो है एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं, सील्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे कि हम कैरापेस के नाम से जानते हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि इनकी स्किन ड्राई है और इनकी स्किन पर जो है आपको एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बने हुए आपको स्केल या स्क्यूट देखने को मिलेंगे। ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल समझते हुए आना चाहिए, एक एक पॉइंट दिमाग में फीड होते हुए जाना चाहिए, तो पढ़ने में फायदा है, विजुअलाइजेशन में फायदा है। आपको दुनिया भर के डायग्राम दिखा रहे हैं, इससे यही तो फायदा मिलना चाहिए हमें। अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखें इनके हैबिटेट को लेकर डिस्कस करें। इफ यू डिस्कस अबाउट द हैबिटेट ऑफ एनिमल, तो हम क्या देखते हैं कि ये प्रोडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं। देखिए आपको क्रीपिंग मूवमेंट करते हुए एनिमल दिख रहे हैं, एक क्रीप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, या ब्रोविंग मूवमेंट करते हैं, मतलब कि जमीन में छोटे छोटे जो है हॉल होते हैं उनमें ये अंदर चले जाते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट करते हैं। इसमें अधिकतर कार्निवोरस होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओविपेरस होते हैं और टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब कि मोस्टली इनके अंदर आपको 4 लेग देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका एक्सेप्शन कौन है? स्नेक। स्नेक में आपको 4 लेग देखने को नहीं मिलते, बाकी लगभग सभी रेप्टाइल्स में आपको लोकोमोशन करने के लिए 4 लेग देखने को मिलते हैं। अब इसकी बॉडी को देखें, इसकी बॉडी को यदि हम देखते हैं तो इसकी बॉडी जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल दिखाई देती है, मतलब इसमें एक ऐसा जो है मिड लाइन होगा जहां से यदि आप बॉडी को कट करते हो तो बॉडी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मतलब बॉडी कैसी इसकी? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। और एक बात और, हमने एम्फीबियंस में क्या देखा था कि बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड थी, कौन कौन सा? हेड और ट्रंक। हालांकि सैलमेंडर में बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड थी, हेड, ट्रंक एंड टेल। सुपर क्लास स्पाइसेस में हमने क्या देखा था कि बॉडी जो है वहां पर 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, कौन कौन सा? हेड, ट्रंक और टेल। यहां पर हम क्या देखते हैं कि इन रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 4 पार्ट, जैसे कि ये सामने आप देखेंगे, ये क्या हो गया? इसका हेड, फर्स्ट पोर्शन हेड। दूसरा ये देखो, ये वाला नेक, नेक दिख रहा है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्रंक, तो ये वाला पोर्शन ट्रंक हो गया, और पीछे ये वाला पोर्शन टेल। तो बॉडी में कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए, कौन कौन सा? हेड, नेक, ट्रंक, टेल। ठीक है, अब बताओ इस एनिमल के इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ट्रंक। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? टेल। ये क्या हो गया यहाँ पर? ये छोटा सा नेक, और ये क्या हो गया इसका? हेड। तो एम्फीबियंस सॉरी रेप्टाइल्स में मोस्टली जो बॉडी होती है वो 4 रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। क्लियर? अब इसकी यदि हम बात करें, कानों के बारे में बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द ईयर, तो वी ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट इन द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होते हैं। अब आप देखिए आंखों के पास आपको यहाँ पर ये रीजन दिख रहा है ना, दिस रीजन इज नोन एज द टिम्पेनम। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है इसका? टिम्पेनम, और टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। और मोस्टली ईयर कंटेन द 2 पार्ट, ओनली मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इसके कानों में आपको केवल 2 ही स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर दिखाई देगा।
एंड यू मस्ट रिमेंबर स्नेक नॉट हैव द ईयर, सांप में कान नहीं होते हैं, वो केवल अर्थ से वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं, उनमें कोई सब कान फान नहीं देखने को मिलते हैं स्नेक के अंदर। अब हम बात करें लिम्स के बारे में, तो अब लिम्स में हम क्या देखते हैं कि इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। अब देखिए 2 पेयर टेट्रापोडा है ना, तो 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे स्नेक यहाँ पे स्नेक मेंशन नहीं है, तो स्नेक में आप देखेंगे कि लिम्स देखने को नहीं मिलते। कुछ लिजार्ड्स भी हैं जिनमें कि आपको जिसमें आपको लिम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में आप क्या देखेंगे, इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इफ प्रेजेंट है तो limbs when present are 2 pair, it become clear. Now we discuss about the circulatory system of the reptiles. अब हम reptiles के circulatory system को लेकर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हम थोड़ा सा पुराना डिस्कशन भी कर लेते हैं। देखो हमने फिश में 2 चैम्बर हार्ट देखा था, 1 पेयर आर्ट्रियम और 1 पेयर सिंगल एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल, 2 एसेसरी स्ट्रक्चर थे जिनको हम हार्ट के स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। एम्फीबियन में जरा देखिए, हमने 3 चैम्बर्ड हार्ट देखा था, 2 आर्ट्रियम थे, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ऐसा हमने देखा था वहां पर। उसके बाद रेप्टाइल्स में देखिए, रेप्टाइल में हार्ट बेसिकली 3 चैम्बर्ड ही होता है, पर यहाँ पर क्या होता है कि वेंट्रिकल के अंदर आपको एक सेप्टम का डेवलपमेंट दिखाई देगा। देखो वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना ये सेप्टम, इसलिए इस सेप्टम को हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसे, इंटर INTER इंटर वेंट्रिकुलर VENTRICULAR वेंट्रिकुलर सेप्टम SEPTUM। तो ये जो इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है ना, ये सेप्टम का डेवलपमेंट आपको रेप्टाइल में देखने को मिलता है। बट रेप्टाइल में यदि हम क्रोकोडाइल की बात करें ना, तो क्रोकोडाइल में हम क्या देखते हैं कि ये सेप्टम कंप्लीट हो जाता है। सेप्टम कंप्लीट हो जाएगा तो क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर वाला हो जाएगा, 4 चैम्बर वाला हो जाएगा। रिमेनिंग रेप्टाइल्स में आपको 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। बट क्रोकोडाइल में आपको 4 चैम्बर, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा आपको क्रोकोडाइल में, 4 चैम्बर हार्ट। रिमेनिंग रेप्टाइल्स में आपको 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैमल्स में हम देखते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि 2 हमें दिखाई देंगे, ऑरिकल दिखाई देंगे, और एक पार्शली डिवाइडेड आपको क्या दिखाई देगा, वेंट्रिकल दिखाई देगा। बट क्रोकोडाइल में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा रीनल पोर्टल सिस्टम जो कि किडनी में होता है वो यहां देखने को मिलता है, और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहां पर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी देखने को मिलता है। बट रीनल पोर्टल सिस्टम यहां पर लेस डेवलप होता है, बहुत ही कम डेवलप आपको देखने को मिलेगा। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया ये। उसके बाद इनमें जो आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो सर्कुलेशन देखिए, फिश में हम देख रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन, जैसे ये हार्ट 2 चैम्बर हार्ट, एक आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, और ये उसका बॉडी, और ये क्या होगा, गिल। तो हार्ट से ब्लड कहाँ गया, आर्टरी के थ्रू गिल में गया, गिल्स में ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो गया। उसके बाद वहां से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, बॉडी में गया। ये इसका बॉडी है फिश का, और बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो हार्ट से एक कंप्लीट सर्कुलेशन में हार्ट में से केवल एक ही बार ब्लड पास आउट हो रहा है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन हो गया। और यहाँ पे हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड। एम्फीबियन में हमने क्या बताया था आपको कि देखिए यहाँ पर जैसे बॉडी के अंदर से ब्लड निकला, हार्ट में पहुंचा, हार्ट से फिर वो जो है लंग्स या स्किन में पहुंचा, वहां से फिर वापस हार्ट में गया, और हार्ट से फिर जो है वो बॉडी में चला गया। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन में 2 बार ब्लड हार्ट में से पास आउट होता है, तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। और यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पर 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। आर्ट्रियम कितने हैं? 2 है और वेंट्रिकल 1 है, और वहां पे भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा है ब्लड, मतलब यहाँ पर पार्शियल डबल सर्कुलेशन है। रेप्टाइल्स में भी पार्शियल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, बट हम क्या देखते हैं यहाँ पर रेप्टाइल्स में कि वेंट्रिकल्स के बीच बॉल तो बनना चालू होती है पर वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, मतलब यहाँ पे आपको पार्शियल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। बट बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में कंप्लीट आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम देखें कि हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में हमारे स्नेक हो गए और लिजार्ड्स हो गए, ये कुछ समय के बाद कंटिन्यूअस अपनी स्किन को बाहर रिमूव आउट करते रहते हैं। तो स्नेक एंड लिजार्ड सील्ड देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट। देखो स्केल पुराने होते हैं तो इनकी बॉडी के ऊपर से झड़के गिरते रहते हैं और नए नए स्केल वहां पे डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्रोकोडाइल में देखने को मिलेगा, सभी लिजार्ड्स में देखने को मिलेगा और स्केल में देखने को मिलेगा। पर हमारे जो टॉर्टाइस होते हैं, जो कछुए होते हैं, उनमें आपको ये देखने को नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी स्टूडेंट, CORNIFIED। तो स्किन कैसी होती है? यहाँ पर ड्राई कॉर्निफाइड होती है और ग्लैंड्स देखने को नहीं मिलती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। तो इनमें क्या होता है, स्नेक में और लिजार्ड में, दे शेड्स देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट, बार बार अपने ये स्केल्स बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। सांप को भी देखिए ना, सांप भी क्या होगा कि उसके उस बॉडी स्किन ऊपर की पुरानी पड़ जाएगी, तो बिफोर रेनी सीजन ये क्या करेगा, अपनी स्किन को बॉडी से रिमूव कर देगा। तो देखिए इसकी डिजेनरेटिव स्किन और एक नई स्किन डेवलप जो है अंदर से निकल के बाहर आती है। स्नेक में भी आपको दिख रहा है ना ये कि बार बार वो अपने स्केल्स को रिमूव कर रहा है, नए स्केल डेवलप कर रहा है वो। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए जितने भी हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स देखने को नहीं मिलते, भले ही वो क्रोकोडाइल हो या हमारा टॉर्टाइस हो, कछुआ हो या हमारा क्रोकोडाइल हो, किसी में भी आपको रेस्पिरेशन के लिए गिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, रेप्टाइल में हमेशा रेस्पिरेशन लंग से होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इनकी रेस्पिरेशन एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ये बहुत लंबे समय तक अपनी जो है ब्रीदिंग को रोक सकते हैं, श्वास को रोक सकते हैं। क्रोकोडाइल क्या करता है, अपनी ब्रीदिंग को रोक कर जो है वो नीचे चला जाता है पानी में, काफी देर तक रुक सकता है, वापस फिर ऊपर आ जाता है। हमारे वाटर स्नेक भी यही काम करते हैं और हमारा टॉर्टोइस भी यही काम करता है। ठीक है, तो इनके लंग्स की रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी एज कंपेयर टू एम्फीबियंस काफी ज्यादा होती है। अब हम बात करें इसके स्केल के बारे में, तो देखिए डायग्राम में मैंने रेप्टाइल का स्केल रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है, पर इतना समझिए कि इनका जो स्केल होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। मोनोकॉन्डाइलिक मतलब कि आपको सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल देखने को मिलेगा। देखो ये ह्यूमन का स्केल है और यहाँ पर आपको ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, सिंगल है कि डबल है? ह्यूमन में डबल है ना, तो ह्यूमन का जो स्केल हो गया वो कैसा हो गया, डाइकॉन्डाइलिक, क्योंकि उसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। बट रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है। तो इनका स्केल कैसा हो गया, रेप्टाइल्स का और बर्ड का मोनोकॉन्डाइलिक स्केल हो गया। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए स्नेक में तो पैर होते ही नहीं है, लेग होते ही नहीं है, उसमें लिम्स होती ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप देखेंगे कि मोस्टली हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो लिम्स होते हैं, लिम्स में आपको कैसे दिखाई देंगे, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब दिखाई देंगे, मतलब कि ईच एंड एवरी लिम्स में आपको 5 जो है आपको फिंगर्स, 5 जो है आपको डिजिट देखने को मिलेंगे। जरा काउंट करो सर, 1 2 3 4 5, कितनी दिख रही है आपको, 5 डिजिट दिखाई दे रही ना। तो इनमें आपको जनरली कितनी डिजिट दिखाई देंगी, 5 डिजिट दिखाई देंगी। और उसके बाद इनमें आपको क्लॉव्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं ना, उसी तरह से एनिमल्स में क्लॉव्स होते हैं। क्लॉव्स क्या होते हैं, ये आगे की तरफ पॉइंटेड होते हैं। तो ये क्लॉव्स आपको सभी फिंगर्स में आपको देखने को मिलेंगे। इट बिकम क्लियर।
अब इसके बाद इनकी जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है, मैंने पुराने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। यदि किडनी का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक किडनी के लोअर पार्ट से होता है तो इस तरह किडनी को हम मेटानेफ्रिक किडनी के नाम से जानते हैं। यहां पर यूरिनरी ब्लैडर केवल कुछ एनिमल में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि क्रोकोडाइल, ठीक है, और हमारे जो है टर्टल्स में देखने को मिल सकता है, एलिगेटर में देखने को मिल सकता है। हमारा क्रोकोडाइल का जनरली कैसा होता है, एमिनोटेलिक होता है, और हमारे जो टर्टल और एलिगेटर कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। लिजार्ड स्नेक कैसे होते हैं, हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं। एग्जाम में जनरल पूछा जाए आपको कि रेप्टाइल कैसे होते हैं, योर आंसर विल बी यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना, यूरियोटेलिक मतलब कि यूरिया को एक्सक्रीट करना, अमोनोटेलिक मींस अमोनिया को एक्सक्रीट करना। इट बिकम क्लियर। उसके बाद इसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे कितनी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे जो है आपको 12 देखने को मिलेंगी। एम्फीबियंस में कितनी थी, 10। पाइसेस में कितनी थी, 10। और यहां पर क्रेनियल नर्व्स का जो नंबर है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 12। पहली बात तो ये। दूसरा एक बात और महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल यहां क्या है, क्लोएका देखने को मिलता है, एनस नहीं। क्लोएका क्यों बोला, यदि कोई भी एनल ओपनिंग एक से अधिक वर्क के लिए यूज किया जाता है, जैसे उसमें से फीकल मैटर निकलेगा तो निकलेगा, एक तो काम ये हो गया उसका, उसमें से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी बाहर निकल रहा है, उसको जेनाइटल अपर्चर के फॉर्म में भी यूज किया जा रहा है। तो इस तरह की ओपनिंग को हम फिर किस नाम से जानते हैं, क्लोएका के नाम से जानते हैं। तो इन एनिमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोएका देखने को मिलेगा, ठीक है। इट बिकम क्लियर। अब देखो लेटरल लाइन सिस्टम जो है यहां पर देखने को नहीं मिलता है। लेटरल लाइन सिस्टम एक्वेटिक एनिमल में देखने को मिलता है। पानी में जो भी हलचल होती है उसकी इंफॉर्मेशन एक्वेटिक एनिमल को कौन कराता है, लेटरल लाइन सिस्टम। ये बॉडी के लेटरल साइड में होता है और सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम जरा इनके फीडिंग के ऊपर डिस्कस कर लें, क्या खाते हैं एनिमल, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स। तो टॉर्टॉइस जो होते हैं वो सब तरह की वेजिटेशन खा जाते हैं, सब कूड़ा कचरा जो भी होता है सब खा लेते हैं वो, कौन, टॉर्टॉइस, ठीक है। सब हमारे कुछ टर्टल्स होते हैं वो मीट खा जाते हैं, फ्लेश जो होता है उसे खा लेते हैं। बाकी के लगभग मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स हम देखते हैं कि वो कार्निवोरस होते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ रेप्टाइल कैसे हैं, इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस। बाकी थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि हमारे जो टॉर्टॉइस हैं वो वेजिटेशन को भी खा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि हमारे गांव में लोग जो कुएं होते हैं उनमें, या हमारी जो बावड़ी होती हैं, या हमारे जो वाटर सोर्सेस होते हैं इस तरह के, उनमें लोग कछुए डाल देते हैं, टॉर्टॉइस को डाल देते हैं, ताकि वहां पे जो भी गंदगी हो, जो भी वेजिटेशन का कूड़ा कचरा हो वो उसको खा के साफ करता रहे, खत्म करता रहे और पानी हमारा स्वच्छ रहे। अब इनमें जरा रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स। तो इनमें देखिए सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब सेक्स सेपरेट मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। हालांकि यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली, सभी तो नहीं होते पर मोस्टली एनिमल कैसे होते हैं, यहाँ पर ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट आपको कैसे दिखाई देगा, यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई देगा, मतलब आपको यहाँ पर लार्वल फेज देखने को नहीं मिलेगी। ये क्लियर हो गया ना, तो आपको यहाँ लार्वल फेज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मोस्टली ओविपेरस है। अच्छा, इनके जो अंडे होते हैं वो मैक्रोलिसिथल होते हैं। मैक्रोलिसिथल अंडे मतलब एग किसको बोलेंगे, ऐसे एग जिनके अंदर यॉक की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, तो उस तरह के अंडे को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोलेसिथल एग के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा है ना कि हमारे जो मुर्गी का अंडा देखा होगा आपने,
चिकन एग देखा होगा, या डक का एग देखा होगा आपने, या टर्की का एग देखा होगा आपने। तो उसमें देखिए येलो कलर का सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, यॉक होता है। तो ये यॉक बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे मैक्रोलेसिथल एग। और मैक्रोलेसिथल एग कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो बर्ड्स में और दूसरे रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं, यदि रेप्टाइल्स अंडे देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल कैसे दिखाई देंगे, ओविविविपेरस, मैंने बताया था आपको ओविविविपेरस क्या होता है, या फिर आपको विविपेरस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वाइपर स्नेक। वाइपर जो होता है वो बच्चे देता है, मतलब विविपेरस है, गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस। ठीक है, अब यहां पर आपको एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में आ गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहां पे लिखना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। और इनके नाम क्या क्या है इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉर्कसाइट। अब ये दिमाग बड़ा मूड खराब हो जाता है कई बार, यदि हमको जो टर्म सामने आ जाए और जिसका मीनिंग हम नहीं जानते हैं तो बड़ा मूड खराब हो जाता है। तो एक्चुअली ये होती क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को जरा समझिए। तो ये तो हमारा एम्ब्रियो है जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, या अंडे के अंदर डेवलप हो रहा है ये एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, नंबर 1 कोरियन, दूसरी एमनियन, तीसरी एलेंटॉइस और चौथी यॉर्कसाइट। ठीक है, ये चारों एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, जब हमारा एम्ब्रियो मैच्योर होना चालू हो जाता है, ये चारों एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगी, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगी। जब बच्चे का बर्थ होता है तो उससे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, तो बर्थ के बाद इसको यहां से कट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किससे एसोसिएटेड होती हैं, ये प्लेसेंटा से एसोसिएट होती हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो माँ का टिश्यू और बच्चे का टिश्यू दोनों से मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है। इट बिकम क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो इन रेप्टाइल्स में आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉर्कसाइट। ठीक है, अब इनमें जो अंडे होते हैं वो क्लियोडिक होते हैं। क्लियोडिक अंडे किसको बोलते हैं, एग किसको बोलते हैं, ऐसे एग जिनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है उसे हम कैरियोडिक एग के नाम से जानते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा है, हम क्या देखते हैं उस बर्ड्स के अंडों के ऊपर कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है। अभी हार्ड कवरिंग क्या करेगा, अंडे को प्रोटेक्ट करेगा, एग को प्रोटेक्ट करेगा। रेप्टाइल के अंडे में भी ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर एग के ऊपर होता है, हालांकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होता है, इसकी जगह वो लेजर लाइक सब्सटेंस का बना होता है। आपने देखिए लिजार्ड के अंडे देखे होंगे घर में, लिजार्ड, वाल लिजार्ड, जिसे कि हम हिंदी में छिपकली के नाम से जानते हैं और मराठी में इसे पाल के नाम से जानते हैं। तो उसके आपने अंडे देखे होंगे कई बार। तो देखे होंगे आपने छोटे छोटे बिल्कुल मार्बल जैसे दिखाई देते हैं अंडे, व्हाइट कलर के, और उनके अंडे दबाने पर दब जाते हैं क्योंकि उनका आउटर कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बना है, वो लेदर लाइक मटेरियल का बना होता है। जब अंडे में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो हमने जो कैरेक्टर डिस्कस किए वो क्लियर हो गए, समझ में आ गए। अभी हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं और आप लोग जानते हो कि एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, कई बार एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो डिस्कस किया वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को डाउट अपना सेंड कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व कर देंगे। और आई होप दैट इसी तरह से आप टीचिंग का एक एंजॉयमेंट लेते रहें, आनंद लेते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।